ये वाक़या करीब 2016 जून का है। उस समय मैं ब्रह्मानंद में कार्डियोलॉजिस्ट था। एलाइट हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स सुरेश प्रसाद, सच्चिदानंद प्रसाद, विजय प्रसाद और संजय प्रसाद, ये 4 डायरेक्टर थे। चारों भाई से मुझसे मुलाकात किया और मुझसे कहा कि एलाइट हॉस्पिटल बहुत अच्छे से हम लोग नहीं चला पा रहे हैं, और आप इसे अगर चलाना चाहें तो आप इसे हम लोग इसको लीज पर देने के लिए तैयार हैं। तो इस पर मैं एलिट हॉस्पिटल में उन लोगों ने मुझे बुलाया। मैं वहाँ एलिट हॉस्पिटल गया, मुझे घुमाया। तो इस पर बात हुई कि 18 वर्षों के लिए लीज पर हम आपको अस्पताल दे देंगे। और चूँकि एलिट हॉस्पिटल का जो रेनोवेशन और रख रखाव बहुत अच्छा नहीं था और की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उन लोगों ने कहा कि जो लीज एग्रीमेंट बनने में 18 वर्षों का वो तो थोड़ा सा समय लगेगा, और आप यथाशीघ्र यहाँ पे रंग रोगन का काम और ये सब शुरू करवा लें, क्योंकि रेनोवेशन जब तक लीग एग्रीमेंट बनेगा तब तक हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा और हॉस्पिटल आप अपने अनुसार अपने नाम से चला पाएंगे। तो उन्होंने, हाँ, उन लोगों ने मुझे एक लेटर बना कर दिया कि आप इस कंडीशन में भविष्य में जो लीज एग्रीमेंट बनने वाला है वो लीज एग्रीमेंट बनेगा, ये ऐसा एक लेटर दिया और उसमें ये लिखा कि आप रेनोवेशन का काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद उसके बाद मैंने उनकी बातों में आके मैंने रेनोवेशन का काम लगवा दिया, और सीटी स्कैन मशीन बनवाना, एक्सरे बनवाना, वेंटिलेटर्स बनवाना या आईसीयू ठीक करवाना, नए चैम्बर्स बनवाना अपने हिसाब से। चूँकि हॉस्पिटल मुझे लेकर चलाना था तो मैं अपने हिसाब से हॉस्पिटल का रेनोवेशन करवाने लगा। और इस बीच में मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि लीज एग्रीमेंट जल्दी बना दीजिए, ताकि हम लोग और रेनोवेशन का काम भी जल्द कुछ दिन में पूरा हो जाएगा। तो लीज एग्रीमेंट बना दीजिए कि हम लोग आगे इसका प्रोसेस आगे कर सकें सारा लाइसेंस के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल का नाम बदल के उसके चलाने की बात थी। तो इन लोगों ने पहले कहा कि जो पेपर्स है ज़मीन का वो मेरे सीए के पास है। कभी बोलते थे कि मैं बाहर हूँ, अभी हूँ नहीं शहर में, इस तरह का टाल मटोल कर रहे थे। कुछ दिन बाद मुझे ब्रह्मानंद हॉस्पिटल में एक लेटर मिला इंडियन ओवरसीज़ बैंक का, और कुछ लोग मुझसे मिलने भी आए, बैंक के मैनेजर मेरे एलिट हॉस्पिटल ब्रह्मानंद अस्पताल में। वहाँ उन्होंने कहा, एक मुझे लेटर भी दिया और कहा कि ये क्या आपको पता है कि एलिट हॉस्पिटल पे इंडियन ओवरसीज़ बैंक का लोन है और ये मॉर्गेज किया हुआ प्रॉपर्टी है, और इसे आप हॉस्पिटल अगर लेना चाहते हैं तो बिना बैंक के परमिशन के आप इस अस्पताल को नहीं ले सकते हैं। आप हमारे रीजनल ऑफिस में आके रांची में चल के वहाँ के रीजनल डायरेक्टर से आपको बात करना होगा कि हॉस्पिटल में आप किसी तरह का काम जब तक हम लोग नहीं बोले तब नहीं करवा सकते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल के जो मतलब डायरेक्टर्स थे, इन्होंने ये बात आपसे छिपा रखी थी? जी बिल्कुल, मुझे ये वो लोन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। और इसके बाद फिर मैंने रांची गया। मैं रांची में रीजनल डायरेक्टर से बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि आप लोन की लाइबिलिटी जो है 3.5 करोड़ रुपए, वो आप लाइबिलिटी आप ले लीजिए, तब मैं इस पे हम लोग पर हॉस्पिटल आपको चलाने के लिए परमिशन देंगे। तो लाइबिलिटी की बात थी, तो फिर हम लोगों ने, मैंने सोचा कि मेरा इन्वेस्टमेंट तब तक काफ़ी हो चुका था, करीब 65-70 लाख रुपए मैं खर्च कर चुका था। तो इस बीच में बोले कि इन लोगों का लोन का पेमेंट भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, इरेगुलर है, तो लोन भी आपको देना पड़ेगा। बोले क्या लोन देना पड़ेगा? तो इन लोगों ने, उन्होंने बताया कि पिछला 3 महीने का लोन आप नहीं देते हैं तो ये एनपीए हो जाएगा। आप जो उसके बाद एनपीए होने के बाद हॉस्पिटल जो है वो बैंक की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो सच्चिदानंद ने कहा कि आप लोन का पेमेंट कर दीजिए सर, हम लोग इसके अगेंस्ट आपको पोस्ट डेटेड चेक कर देंगे। बैंक वाले ने भी समझाया मुझे कि आपका रेनोवेशन में बहुत खर्च हो चुका है डॉक्टर साहब, तो आप लोन का पेमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर ये प्रॉपर्टी बैंक सीज कर लेगा। तो इसलिए मैंने 25 लाख रुपया एनपीए से बचाने के लिए पेमेंट कर दिया बैंक को, इंडियन ओवरसीज़ बैंक को। उसके बाद भी फिर इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक बना देने से मानाकानी करने लगे, आज नहीं कल दे देंगे। उसके बाद फिर मैंने प्रेशर बनाने लगा मैं कि मुझे जल्दी से लीज एग्रीमेंट बनवा दीजिए, अब देर हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि
डॉक्टर साहब आप बहुत घबरा रहे हैं, आप एलाइट हॉस्पिटल का आपको मैं डायरेक्टर बना देता हूँ, तब तक लीजिए एग्रीमेंट भी मैं यथाशीघ्र बना दूंगा, आप बहुत डर रहे हैं तो आप एलाइट हॉस्पिटल का डायरेक्टर बन जाइए। उनकी बातों में मैं विश्वास कर एलाइट हॉस्पिटल का डायरेक्टर बन गया। डायरेक्टर बनने के बाद मुझे सप्ताह भर बाद ही मुझे पता चला कि जो हॉस्पिटल का 5वां तल है, 6 तल्लों का हॉस्पिटल बना हुआ है एलिट हॉस्पिटल, उसमें जो ऊपर का 5वां तल है, 5वें तल्ले को का एनपीए का एक नोटिस इंडिया एसबीआई बैंक आदित्यपुर से आके लगा। तो वो ऑलरेडी एनपीए का नोटिस लगा हुआ था कि इस प्रॉपर्टी को कोई ले नहीं सकता है, ये बैंक की प्रॉपर्टी है, ये ऑलरेडी लोन एनपीए हो चुका है। ये लोन सुखचंद इंडस्ट्रीज़ के नाम पे था। हॉस्पिटल एलाइट हॉस्पिटल का नाम पर 6 तल्ला का बिल्डिंग बना हुआ, लेकिन 5वें तल्ले को इन लोगों ने इंडियन अपने दूसरे बिजनेस सुखचंद इंडस्ट्रीज़ के नाम पे लोन रखकर 5.5 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ था, जो कि ऑलरेडी एनपीए हो चुका था और उस प्रॉपर्टी के ऑक्शन की बात चल रही थी। तो मैंने जब उनसे बात किया कि ऐसा ये तो ऑक्शन हो गया 5वां तल्ला, आपको तो 6 तल्ला का हॉस्पिटल में पूरा हॉस्पिटल देने की बात थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसको मैं लोन देख लेता हूँ, मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं इसे देख लेता हूँ। इस बीच में मुझे थोड़ा शक हुआ कि कुछ और लग रहा, मैं इसमें फंस गया हूँ इन लोगों के चक्कर में। तो मुझे पता चला, तो पता करने में पता चला कि 1.25 करोड़ रुपये का एलिट हॉस्पिटल पे एक और लोन है, वो बिष्टुपुर एसबीआई बैंक से है। इस बाबत मैं इंडिया ओवरसीज़ बैंक के मैनेजर से भी बात किया कि आपको पता है कि एलिट हॉस्पिटल पर और भी लोन है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता है। इन लोगों ने भी उस लोन से डिनाई किया, लेकिन वो लोन बैंक जाने के पर पता चला कि एसबीआई बिष्टुपुर जाने पर पता चला कि हाँ, वो 1.25 करोड़ रुपए का वो लोन है ऑलरेडी उसमें। इसी तरह एलिट हॉस्पिटल पे एक 40 लाख रुपए का सीसी लोन भी था, जो ऑलरेडी एनपीए था। इनका लोन ये लोग पेमेंट नहीं कर रहे थे, और सारे लोन का दबाव बैंक वाले ने, चूंकि मैं डायरेक्टर बन गया था, तो बैंक वालों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप तो डायरेक्टर बन गए हैं, अब लोन का रिकवरी में आपका भी नाम आएगा, आपसे भी रिकवरी किया जाएगा। तो इस कारण मैंने आनंद फानंद में इनसे रेजिग्नेशन के लिए कहा कि भाई मेरा रेजिग्नेशन ले लीजिए, मुझे हॉस्पिटल नहीं लेना है, 10.5 करोड़ का करीब आपके पास लोन है, मुझे तो बताया नहीं गया था इस बारे में पहले। तो फिर इन लोगों ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, आप हमारा जो लिमिटेड कंपनी है, इसका एजीएम होगा तब आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज़ अभी तो मैं लोन रेजिग्नेशन नहीं ले सकता हूँ। और बैंक वाले मुझसे लोन के पेमेंट के लिए बार बार प्रेशर बना रहे थे, और एलिट हॉस्पिटल का जो ओवरसीज़ बैंक का जो करंट लोन था, वो लोन के लिए, चूँकि बाकी लोन तो एनपीए था और ये करंट लोन था जिसके अब फिर से इन लोग पेमेंट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मुझे दबाव बनाया जा रहा था कि इसका पेमेंट भी आपको देना है, नहीं तो फिर से पुनः लोन एनपीए हो जाएगा। तो मैंने ऑनलाइन अपने सीए से बात करके रेजिग्नेशन ऑनलाइन फाइल कर दिया, और उसकी एक कॉपी मैंने इंडियन ओवरसीज़ बैंक को दे दिया, और दूसरे बैंकों में भी मैंने समर्पित कर दिया, बिष्टुपुर बैंक में भी। ये कह कि अब मैं लाइट हॉस्पिटल से मेरा कोई ऐसा नाता नहीं रह गया। मैं 15 दिन के लिए डायरेक्टरशिप था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस बना कि मैं अभी इससे रिज़ाइन दे रहा हूँ। रिज़ाइन दे रहे, एक कॉपी मैंने दे दिया। फिर इन्होंने मुझसे कहा 31 दिसंबर 2016 को लास्ट डेट था एनपीए के लिए। तो इन्होंने, और सच्चिदानंद प्रसाद ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक से मुझसे में जाकर मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आपने मुझे फंसा दिया है। मैंने बोला क्या हो गया? बोला क्या आपने रेजिग्नेशन दे दिया, मुझे बताया ही नहीं, आपको तो बताना चाहिए था रेजिग्नेशन देने के लिए। तो मैंने बोला कि आपने तो मेरे साथ लीगल एग्रीमेंट नहीं दिया, पिछला पेमेंट मैं आपको एनपीए बचाने के लिए दे दिया था, फिर इस बार एनपीए बचाने के लिए मुझसे फिर बैंक वाले डिमांड कर रहे थे कि आपको पैसा देना है, और आपने बैंक को कह दिया कि डॉक्टर संतोष से पैसा लेना है। तो मुझे ना हॉस्पिटल अभी तक रिलीज पर मिला है, इसलिए मैंने रिज़ाइन कर दिया। और भी लोन जो 10.5 करोड़ का और भी मुझे पता चला है, उसके बारे में आपने कुछ भी मैंने बताने में असमर्थता जता रहे हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि मैं पूरी तरह फंस गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपको देख लूँगा। उसके बाद फिर 4-5 दिन के बाद उन्होंने मुझे डॉक्टर दिलीप से मिलाया। बोले कि ये भी एलिट हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, इनसे आप बात कर लीजिए, चूँकि आप भी डॉक्टर हैं तो आपको बात सारा समझ में आएगा। डॉक्टर दिलीप ने मुझसे कहा कि डॉक्टर संतोष, ये हॉस्पिटल का मालिक तो मैं हूँ, और आप कैसे इन लोगों के चक्कर में पड़ गए हैं, सच्चिदानंद प्रसाद, सुरेश प्रसाद और उसके दूसरे भाइयों के चक्कर में। हॉस्पिटल तो मेरी शुरुआत की हुई थी, शुरू में मैं ही चलाता था, इसका मैनेजिंग डायरेक्टर भी था, और मैं पीजी करने के लिए, पढ़ने के लिए बाहर चला गया था, और अब मैं पीजी करके आ गया हूँ। तो आपको अगर अस्पताल लेना है
तो मेरे टर्म्स कंडीशन पे आपको अस्पताल लेना होगा, अन्यथा इस अस्पताल को रेनोवेशन करके तो अब अच्छा हो गया है, अब मैं इसे खुद चलाऊँगा। तो मैंने कहा कि मुझे अस्पताल लेना ही नहीं है, इस पे बहुत सारा डिफरेंट लोन है और कितना क्या है इसके बारे में और भी नहीं पता। जो जहाँ तक मुझे पता चला है उतना लोन जानने के बाद और कंस्पिरेसी के बाद मैं इसे नहीं लूँगा। अब मेरा जो 1 करोड़ रुपया इस पे करीब इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो मैंने पेमेंट किया है बैंक को और जो रेनोवेशन में खर्च हुआ है वो पैसा मुझे लौटाते। तो डॉक्टर दिलीप ने कहा कि ठीक है, हॉस्पिटल तो मैं चलाऊँगा, आपका पूरा पैसा मैं हम लोग वापस कर देंगे। उसके बाद से मैं बार बार बोलते रहा कि पैसा देना है, पैसा देना है, टाल मटोल करते रहे। फिर करीब 3 साल के बाद मैं तंग आकर इन लोगों के, जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो तंग आकर फिर लास्ट में मैं ऑप्शन में थाने में फिर एफआईआर किया, एफआईआर दर्ज हुआ। और जहाँ तक सबको पता है, पैसे वाले और प्रभावशील वाले लोगों से लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल होता है, खासकर हमारे भारतवर्ष में। तो मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस केस में एफआईआर करने के बाद। मुझे कुछ लोगों का, समाज का समर्थन भी मिला। कई लोगों का बकाया एलाइट हॉस्पिटल में था। एक रांची की एक कंपनी है प्रवीण ब्रदर्स, उनका करीब 30 लाख रुपए इन्होंने हॉस्पिटल बनाने के समय ही पेमेंट नहीं किया था। हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर उन लोगों ने बनाया था, तो उनका भी पेमेंट ड्यू था। वो भी मुझसे मिल रहे थे कि सर हम लोग का भी पैसा फंसा हुआ। जमशेदपुर में और भी कई वेंडर्स हैं जिनका इन लोगों ने पैसा नहीं दिया है। तो बहुत सारे लोग भी मुझसे कहे कि डॉक्टर साहब क्या करें, हम लोग तो बिजनेसमैन हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं कुछ, तो आप केस कर दीजिए। तो फिर मैं केस कर दिया। केस करने के बाद इन्होंने अपना प्रभाव और पैसा दिखाकर केस को एफआरटी करवा दिया। मैं चूँकि बिज़ी रहता था प्रैक्टिस में, मुझे बहुत पता नहीं रहता था। फिर अचानक मैं केस का इंक्वायरी करने के लिए गया तो कोर्ट से मुझे पता चला, एक नोटिस आया, उसमें पता चला कि केस को एफआरटी कर दिया गया है। और एफआरटी करके मतलब सिविल डिस्प्यूट बना के केस को जमा कर दिया गया। फिर मैं इसके अगेंस्ट झारखंड सरकार के डीजीपी, तत्कालीन डीजीपी और कोल्हान के डीआईजी को और सीनियर एसपी को मैं लेटर लिखा कि भाई ऐसा ऐसा पेमेंट का प्रूफ है, मैंने पेमेंट किया है और मेरे साथ ऐसी धोखाधड़ी हुई, मैं केस किया था। इस पर एक बार पुनः विचार किया जाए, चूँकि केस को एफआरटी किया गया है। तो मेरे उस लेटर के बेसिस पे अच्छा बैठक बुलाई थी, मुझे बुलाया गया था और अभियुक्तों को, चारों अभियुक्तों को बुलाया गया था। सच्चिदानंद प्रसाद, विजय प्रसाद, सुरेश प्रसाद और संजय प्रसाद, ये चारों अभियुक्त, और मुझे वहाँ पे बुलाया गया था। और मेरे एक पार्टनर और मित्र भी थे जिन्होंने 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था उस पीरियड में हॉस्पिटल में, तो उनको भी बुलाया गया था। तो हम लोग, लेकिन वो अभियुक्तों की तरफ से, आरोपियों की तरफ से कोई अपीयर नहीं हुआ था कोर्ट में। कोर्ट में डीआईजी के यहाँ पे मैं पहुंचा था और मेरे मित्र पहुंचे थे, और साथ में केस के जो वर्तमान अनुसंधानकर्ता थे वो आए थे, चंद्रशेखर प्रसाद और विजय महतो जो डीएसपी थे, सुपरविजन अधिकारी, वो भी आए हुए थे केस के जो सुपरविजन थे। वहाँ पे बैठक में डीआईजी के समक्ष उन लोगों ने माना कि हाँ कुछ त्रुटियां रह गई हैं जांच में। हम लोग इस पे फिर से जांच करना चाहिए। और उन्होंने अपनी इनडायरेक्टली अपनी थोड़ी सी बात को माना कि हो गई है मिस्टेक। तो इसके अगेंस्ट फिर से डीआईजी के यहाँ से पुनः जांच का आदेश पारित हुआ और केस की फ़ाइल फिर खुल गई। और ये केस की फ़ाइल जून 2020 में, 2019 में केस हुआ था, 2020 में केस का फाइल पुनः खुला, केस अग्रतर जांच के लिए आया और केस को सत्य पाया गया, ट्रू हुआ केस हमारा। ट्रू होने के बाद कोर्ट में केस चार्जशीट सबमिट हुआ। उसके बाद उन लोगों के अगेंस्ट गिरफ्तारी वारंट निकला। उसके बाद उन लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया था, जो कि कल रिजेक्ट हो गया। इस बीच में उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल जब पहली बार फाइल किया था
तो उन लोगों ने मेडिएशन मुझे ऑफ़र किया था। मेडिएशन की 4 बैठकें हुई, लेकिन 4 बैठकों के बाद उन्होंने फिर मेडिएशन से नकार दिया, बोले कि हम लोग केस लड़ेंगे, हमें मेडिएशन में नहीं जाना है। इस बीच में कल 23 तारीख को बहस हुई और 26 को, कल 23 को बहस हुआ था कि एंटिसिपेटरी बेल पे, और 26 को ऑर्डर हुआ कि एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट करने का उसको। और अब आरोपी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। अब ये प्रशासन को देखना है किस तरह मुझे मदद करे, और मुझे न्यायपालिका पे पूरी तरह विश्वास है, और मैं ये जानता हूँ कि सत्य विचलित हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है।